नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुप्ता मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा चैनल केमिस्ट्री टॉपिक्स से के लिए डेडिकेटेड है और आप निश्चित रूप से चैनल में अब तक अपलोड किए हुए जितने भी वीडियोस हैं उनको देखा होगा और उनसे निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, ऐसी मेरी आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में। इससे पहले नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर हम 2 वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, जहाँ पर पहले वीडियो के अंदर तो हमने बात करी थी नस्ट का वितरण का नियम क्या होता है और उसका जो डेरिवेशन है काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन को लेते हुए उसके बारे में व्याख्या करी थी। सेकंड जो लेक्चर था वहां पर हमने बात करी थी कि नस्ट का जो वितरण का नियम है वो असामान्य परिस्थितियों में किस प्रकार से कार्य करता है और हमने 3 असामान्य परिस्थिति के बारे में बात करी थी कि जब जो विलेय पदार्थ है वो विलेय पदार्थ क्या हो, एसोसिएशन यानी कि संगुणन करता हो या डिसोसिएशन यानी कि वियोजन करता हो या विलायक के साथ वो क्या करता हो, योग करता हो यानी कि वो सॉल्वेंट हाइड्रेटेड होता हो या सॉल्वेशन होता हो। उसके बारे में हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन टैब में दे रहा हूँ, तो आप उसे प्लीज़ क्लिक कर करके उसे हम देख सकते हैं। वीडियो को जरूर आप अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर अंत तक देखिए जिससे कि कोई चीज़ आपसे छूट न जाए, क्योंकि नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एप्लीकेशंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो यहाँ पर इसका उपयोग है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में वो यहाँ पर आने वाला है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या, एप्लीकेशन ऑफ नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो नंबर 1 है स्टडी ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन और सॉल्वेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन सॉल्वेंट। तो ये तीनों ही जो परिस्थितियां हैं वो हम इससे पहले के जो लेक्चर हैं उसके अंदर हम देख चुके हैं, जिसके कि लिंक आप इंफॉर्मेशन टैब में जाकर के आप देखिए और वहां से आप उसे समझ सकते हैं। क्लियर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल 3 जस्ट नाउ, हम इससे पूर्व के वीडियो में वहां पर देख चुके हैं। नाउ द सेकंड, द डिटरमिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। जो विलेयता है उसका निर्धारण हम किस प्रकार से करें। हम देखते हैं कि जो साम्यावस्था की स्थिति आती है तो उस स्थिति के अंदर दोनों जो विलायक होते हैं वे अपनी सैचुरेटेड स्टेट के अंदर होते हैं, क्योंकि जो विलेय होता है वो हमारा यहाँ पर क्या अल्प विलेय होता है। तो जो अल्प विलेय पदार्थ है वो जितना उन सॉल्वेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होकर के उसे घुलना है वो उतना ही मात्रा में वो घुलता है। तो उस स्थिति के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन वी कैन इजीली इवेल्युएट द सॉल्युबिलिटी। तो हम उनकी जो विलेयता है उसका यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। बिकॉज द कंसेंट्रेशन of C1 and C2 are just likely to be equal to their solubility S1 and S2। तो हम वितरण गुणांक के आधार पर यहाँ पर उनकी विलेयता को भी क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। S1 and S2 are the solubility in both the solvents। जो दोनों जो विलायक है वहां पर उनमें उनकी क्या है, विलेयता है, ये S1 और S2। Now the study of chemical equilibrium having complex ion formation। जब भी किसी संकुल आयन का निर्माण हो तो उसके साम्य का अध्ययन भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है कि एक साम्यावस्था स्थिरांक या रासायनिक साम्य जिसमें कि क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण हो, उसका हम यहां पर कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की सहायता से कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, ऐसे तंत्र का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि दी एटलीस्ट वन सॉल्वेंट, यानी कि वन सॉल्वेंट इज दैट विच डिजोल्व्स एनी वन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी कि एक सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, या तो रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को क्या कर सके, अपने में घोल सके। तो जैसे ही एक तंत्र है यहाँ पर कि पोटेशियम आयोडाइड की जब आयोडीन से रिएक्शन होती है तो पोटेशियम I3 के पोटेशियम आयोडाइड बनता है, जहां पर I माइनस आयोडीन से रिएक्शन होकर I3 माइनस यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण करता है।
ये नेक्स्ट स्लाइड में भी हमने इसे वापस रिपीटेडली लिखा है। इसको डायग्रामेटिकली हमने यहाँ पर इस प्रकार से व्यक्त किया है कि जो आयोडीन है हमारी, वो फर्स्ट जो लेयर है हमारी CH2 लेयर, ऑर्गेनिक लेयर, और जो सेकंड लेयर है हमारी जिसमें कि Ki का एक्वस सॉल्यूशन है, ये पोटेशियम आयोडाइड का क्या जलीय विलयन है, और ये CH2 लेयर, ऑर्गेनिक लेयर। तो ये आयोडीन यहाँ पर इक्विलिब्रियम है आयोडीन का। तो आयोडीन जैसे ही यहाँ से वितरित होकर के इस एक्वस विलयन के अंदर जाती है तो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट होकर के ये क्या बनाती है, Ki3 बनाती है। टू स्टडी दिस इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं कि आयोडीन का पहले CH2 के अंदर विलयन बनाते हैं, क्योंकि आयोडीन कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर आसानी से क्या घुलती है, एंड देन मिक्स करते हैं या और शेक करते हैं विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki, और उसे हम मिक्स कर देते हैं पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में। आयोडीन जो है वो अपने आप को क्या करती है, वितरित करती है, कहां से, फ्रॉम CH2 लेयर टू द एक्वस Ki लेयर। अपने आप को I2 लेयर से क्या करती है, तो CH2 लेयर से एक्वस लेयर के अंदर वितरित करती है और वहां पर रिएक्ट करती है पोटेशियम आयोडाइड से, जिससे क्रिया करके Ki3 का निर्माण करती है। इफ वी नो दी I2 कंसेंट्रेशन इन CH2 लेयर, यदि हम CH2 लेयर में I2 की कंसेंट्रेशन के बारे में हमें जानकारी हो, जो कि हमें पता है क्योंकि हमने क्या है लिया है एट इक्विलिब्रियम, एंड नो द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के बारे में पता हो, we may calculate the amount of distributed I2 in potassium iodide layer। तो कितना पोटेशियम, कितना आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड लेयर के अंदर वितरित हुआ है उसकी हम गणना कर सकते हैं। इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ Ki इज नोन टू अस, यदि हमें Ki की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात हो, देन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ I माइनस एंड I3 माइनस एट इक्विलिब्रियम। यानी कि पोटेशियम आयोडाइड की यदि हमें प्रारंभिक सांद्रता पता हो तो हम I माइनस और I3 माइनस को भी क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन है, ये रिएक्शन है I माइनस प्लस I2 बराबर I3 माइनस, उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है, किसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा, इस प्रकार से होगा कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बराबर I3 माइनस डिवाइडेड बाय I माइनस I2। तो hence by putting all the three concentration we can calculate the equilibrium constant। तीनों सांद्रताओं को रखने पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर साम्यावस्था स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर, यानी कि वितरण सूचक। वितरण सूचक क्या होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आयोडीन की जो अनुमापन होते हैं, आयोडीन के जितने भी अनुमापन होते हैं, आयोडीन टाइट्रेशन, चाहे वो आयोडोमेट्रिक हो चाहे आयोडीमेट्रिक हो, वहां पर हम क्या करते हैं, स्टार्च को मुख्य सूचक के रूप में कार्य करते हैं, लेते हैं। यानी कि स्टार्च इज द मेन इंडिकेटर फॉर आयोडीन टाइट्रेशन, बट इट हैज सम शॉर्टकमिंग्स, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। तो इसके स्थान पर इंस्टेड, इसके स्थान पर यदि हम कोई एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि CH2, CHCl3, CCl4 या अन्य कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विल बी ए बेटर चॉइस, बिकॉज द पार्टीशन कोफिशिएंट फॉर आयोडीन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर इज वेरी हाई। यानी कि जो आयोडीन का जो पार्टीशन कोफिशिएंट है कार्बनिक विलायक के और वाटर के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत अधिक है। इस कारण से यदि हम स्टार्च की जगह पर इनको यदि हम काम में ले तो वे वितरण सूचक के तौर पर कार्य कर सकते हैं। कैसे, इस प्रकार से मान लीजिए, जैसे यहां पर तो पहले ये दिया है कि आयोडीन का जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो CH2 और H2 में वो 410 है। तो यदि देयर इज एनी ट्रेस अमाउंट इज प्रेजेंट इन H2O, तो यदि कुछ मात्रा में आयोडीन H2O में यदि प्रेजेंट हो, मान लिया, तो वो अपने आप को वितरित कर लेगा किसमें, CH2 लेयर में। क्यों, क्योंकि CH2 लेयर में उसका जो वितरण है वो क्या है, 410। सो दिस लेयर बिकम्स डार्क वायलेट। तो CH2 जो लेयर है वो क्या बन जाएगी, बहुत अधिक गहरे बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाएगी। और जैसे ही टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होगा, दिस कलर विल डिसअपीयर।
तो ये एक प्रकार से ये सो द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वर्क्स एज एन इंडिकेटर, यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जो लेयर है उसने एक प्रकार से क्या सूचक का कार्य किया। एंड सच टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर्स, यानी कि वितरण सूचक के तौर पर ये माने जाते हैं। अब मैं यहां पर आपको बता रहा था कि जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है वो है यहां पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर, यानी कि विलायक निष्कर्षण अवस्था के अंदर। विलायक निष्कर्षण क्या होता है कि दी टू सेपरेट आउट सब्सटेंस, यानी कि किसी पदार्थ को बाहर निकाल लेना फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि उसके जलीय विलयन में से किसी पदार्थ को बाहर निकाल लेना किसी उपयुक्त विलायक के द्वारा, वो क्या कहलाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यानी कि किसी एक उपयुक्त विलायक के द्वारा किसी पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से पृथक करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहलाती है। तो फॉर द पर्पस, तो इस कार्य के लिए जो सॉल्वेंट है वो इस प्रकार से चुना जाता है कि इट इज इनसॉल्युबल विद द सॉल्वेंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा विलायक चुना जाता है जो कि हमारा जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है जिसमें कि पदार्थ घुला हुआ है उसको सॉल्वेंट्स के साथ तो क्या हो, वो अमिश्रणीय हो। एंड द सब्सटेंस इटसेल्फ, और जो सब्सटेंस है इटसेल्फ हैज मोर सॉल्युबिलिटी इन एक्सपेरिमेंट सॉल्वेंट, और जो सब्सटेंस है उसके साथ में उसकी जो विलेयता है किसकी, एक्सपेरिमेंट सॉल्वेंट की, वो क्या हो, ज्यादा हो। यानी कि जो सॉल्वेंट हम एक्सट्रैक्शन के लिए काम में लेने वाले हैं उसकी विलेयता हमारे उस सब्सटेंस के लिए क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। कैसे, इफ यू वांट टू सेपरेट आउट एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि हम किसी कार्बनिक पदार्थ को जल में से सेपरेट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसे कार्बनिक विलायक, चाहे बेंजीन हो चाहे क्लोरोफॉर्म हो, को लेंगे जो कि जल में तो अविलेय है परंतु ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसकी विलेयता इनमें कहीं अधिक है। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हैज मोर सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो सोल्युबिलिटी है वो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या है, ज्यादा है। सो इट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ फ्रॉम वाटर सॉल्यूशन टू द ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, तो इसीलिए ये जो पदार्थ है वो अपने आप को वाटर सॉल्यूशन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या कर देगा, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर वितरित कर देगा। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही वितरण होता है इन एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन सॉल्वेंट, दिस लेयर, तो ये जो लेयर है जिसमें कि हमारा पदार्थ निकल करके आ गया तो उस लेयर को हम सेपरेट कर लेते हैं बाय सेपरेटिंग फनल, यानी कि पृथक्कारी की सहायता से इसे हम अलग कर देते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, और इसका हम क्या करते हैं, आसवन करते हैं, जिससे कि जो विलायक है वो वाष्पीकृत होकर के चला जाता है और जो हमारा पदार्थ है वो मे ऑब्टेन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंड बाय रिपीटिंग दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करने से वी अल्टीमेटली गेट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंप्लीटली, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से हम जो हमारा ऑर्गेनिक पदार्थ है उसको हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, दैट वर ओरिजिनली मिक्स्ड इन द वाटर सॉल्यूशन, जो कि वास्तव में क्या था, हमारे जलीय विलयन के अंदर ओरिजिनली क्या था, मिक्स था। थ्योरेटिकली इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं ये और आगे देखिए। इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया का जो सामान्य नियम है वो क्या नियम है कि कंप्लीट और लेस एक्सपेंसिव एक्सट्रैक्शन के लिए, यानी कि पूर्ण रूप से और कम खर्चीले ब्लैक निष्कर्षण के लिए जो एक्सपेरिमेंट सॉल्वेंट है, यानी कि जो सॉल्वेंट हम काम में लेते हैं, शुड बी यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि छोटी छोटी मात्राओं में, नंबर ऑफ टाइम्स, अधिक बार के लिए, यानी कि कम कम अमाउंट लेकर के अधिक बार यदि हम विलायक निष्कर्षण करें तो हमें अच्छे रिजल्ट्स क्या प्राप्त होंगे, जिससे कि जो हमारा पदार्थ है वो बड़ी अच्छी मात्रा में क्या होगा, प्राप्त होगा। हाउ मच सब्सटेंस इज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम ए सॉल्यूशन बाय रिपीटिंग दिस एक्सपेरिमेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर विल बी कैलकुलेटेड एज, तो कितनी मात्रा में वो पदार्थ प्राप्त होता है हमें, उसके लिए इस प्रकार से हम यहाँ पर थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया हुआ है। यदि हम ये मान के चलें, हम ये मान के चलते हैं कि टोटल W ग्राम जो पदार्थ है हमारा वो क्या है, डिजोल्व है VmL ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है जिसके कि VmL में W ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। नाउ अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं
by the repeating extraction by taking V dash ml। एक्सपेरिमेंट सॉल्वेंट जो है हमारा, जो कि हम यहाँ पर ईथर ले रहे हैं, उसकी V dash ml से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो आफ्टर फर्स्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, तो जो पहला एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर खत्म होता है, तो हम ये मानते हैं कि W1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बचा रह जाता है, लेफ्ट इनटू द ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो उसकी जो सांद्रता होगी ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी, बची हुई W1 बटा उसका आयतन। और जो इथर सॉल्यूशन होगी, उस इथर सॉल्यूशन की सांद्रता क्या होगी, W टोटल में से W1 बचा हुआ है, तो जो निकल के आ गया वो माइनस वाला है, डिवाइडेड बाय V डैश, क्योंकि ये इथर का वॉल्यूम है। नाउ अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहेगा, Kd इज गिवन बाय द एक्वस फेज डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक फेज। तो एक्वस फेज तो हमारी W1 जो बचा रह गया, टोटल वॉल्यूम V, डिवाइडेड बाय ईथर फेज क्या है, W टोटल में से W1 बचा हुआ, तो ये माइनस वाला जो है ये आ गया किसमें, V डैश में, जो कि हम यहां पर ले रहे हैं। तो इसे आगे यहां पर मैथमेटिकली सिंप्लीफाई किया, अगेन इसको हमने वापस यहां समझने के लिए लिखा है। इसे सिंप्लीफाई यदि हम करेंगे तो Kd बराबर W1 बटा V को हमने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाइड, निश्चित रूप से जो V डैश है वो ऊपर चला जाएगा, तो W माइनस W1, मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो Kd मल्टीप्लाइड V मल्टीप्लाइड W माइनस W1 बराबर ये W1 V डैश, W1 V डैश। इसी प्रकार से आप इसको और सिंप्लीफाई कर दिया तो Kd V W माइनस Kd V W1 बराबर W1 V डैश बराबर Kd V W बराबर, इसे प्लस बना लिया तो Kd V W1 प्लस W1 V, या Kd V W बराबर W1 कॉमन आ गया, W1 क्या है, ये W1 यहाँ कॉमन है, तो W1 बराबर Kd V प्लस V डैश, W1 बराबर क्या है, Kd V प्लस V डैश। तो W1 यानी कि जो बची हुई मात्रा है वो क्या, ये इस प्रकार से आ गई, तो W1 बराबर क्या आ गई, W मल्टीप्लाइड बाय Kd V डिवाइडेड बाय Kd V प्लस V डैश। यानी कि फर्स्ट एक्सट्रैक्शन के पश्चात जो बची हुई मात्रा W1 वो हम यहां पर देख चुके हैं। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। अब यदि हम सेकंड एक्सट्रैक्शन यदि हम करें, तो ये फर्स्ट एक्सट्रैक्शन में जो हमारे पास प्राप्त हुआ था W1 वो इतना था। अब यदि हम सेकंड एक्सट्रैक्शन करें तो W2 ग्राम सब्सटेंस हमारे पास में क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा, ये W1 Kd V प्लस V डैश। तो यहां पर W1 यहां से रख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। तो पुट वैल्यू ऑफ W1 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, यहां पर हमने यहां पर ये W1 रख दिया। तो W1 को रखने पर आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर हो जाएगा, तो W2 बराबर W स्क्वायर। तो अब यदि हम रिपीटेडली इस एक्सपेरिमेंट को करें, n टाइम्स करें, तो Wn ग्राम जो बचा रह जाएगा, रिमेन्स लेफ्ट इनटू द ओरिजिनल एक्वस सॉल्यूशन, उसे हम इस प्रकार से दे सकते हैं, Wn बराबर कैपिटल W Kd V डिवाइडेड बाय Kd V प्लस V डैश रेस्ट टू द पावर n। तो ये जो Wn है ये हमारी अल्टीमेटली बची हुई मात्रा है, कब, जब n टाइम्स हमने क्या कर दिया, इस एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर को अप्लाई कर दिया है। ये नंबर 3 है इक्वेशन, इसे हमने वापस से यहां लिख दिया। तो इन दिस इक्वेशन Kd वितरण गुणांक, V टोटल वॉल्यूम ओरिजिनल उसका, एंड W जो पदार्थ घुला हुआ था, ये भी हमें पता है, ये सारे स्थिरांक है। इसीलिए Wn यानी कि कितनी मात्रा बचेगी वो डिपेंड किस पे करेगा, n पर और V डैश पर, n पर और V डैश पर। हमें अच्छे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के रिजल्ट के लिए Wn कम से कम होना चाहिए। तो Wn कम से कम कब होगा, जब n का मान अधिक होगा और इसका मान क्या होगा, कम होगा। So for an efficient and less expensive solvent extraction, Wn must be less, and this can be done only if n is higher and V dash is less। क्योंकि V dash यदि यहां पर कम है तो ये फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में यदि ये फैक्टर ज्यादा होगा तो ये एज ए होल ये क्वांटिटी क्या होगी, और ये भी यदि ज्यादा है तो एज ए होल ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कम का मतलब Wn कम हो जाएगा, अर्थात हमें
बची हुई मात्रा जो है वो कम होती चली जाएगी। तो जितने ज़्यादा बार हम प्रोसेस को करेंगे कम कम मात्रा में लेकर के, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो ये हमारा इस नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो यही है। सो विद दिस हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये निश्चित रूप से पसंद आया होगा। ये लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो ग्रेविमेट्री के अंदर हम यहाँ पर काम में लेते हैं। थैंक यू। Video battery is running low, that's why